नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की आगाज करेंगे बड़ी खबर से। सीडीएस बिपिन रावत विमान हादसे को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको बता दें। खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ था। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में ये बात सामने आई है। भारतीय वायुसेना ने ये जानकारी साझा की है। तो पिछले साल 8 दिसंबर को विमान हादसा हुआ था। तमिलनाडु के कुन्नूर में ये भीषण हादसा हुआ था, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी सहित 14 अफसरों की मौत हुई थी। तो कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत विमान हादसे को लेकर वायुसेना ने हादसे के पीछे की वजह साफ कर दी है। रक्षा मंत्रालय को सौंपी गई रिपोर्ट में आईएएफ ने कहा कि जो वजह न विमान में आई तकनीकी दिक्कत रही और न ही कोई लापरवाही। हादसे का कारण खराब मौसम सामने आया है। इस हादसे को जांच दल ने CFIT दुर्घटना बताया है। तो आपको बता दें, पिछले साल 8 दिसंबर को हुए इस विमान हादसे में सीडीएस बिपिन रावत समेत 14 सैन्य अफसरों की मौत हो गई थी। बेहद दुखद ये हादसा था जो पिछले साल दिसंबर में हुआ था। इसमें हमने देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत को खो दिया था। और इस हादसे के पीछे क्या वजह रही, किन कारणों से यह हादसा हुआ, इसका खुलासा हो चुका है। तो देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भारतीय वायुसेना की रिपोर्ट सामने आई है। और चलिए अब बात कर लेते हैं अलवर कांड की, जिसके 3 दिन बाद भी नाबालिग के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। इस बीच घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में 11 जनवरी को शाम 7:30 पर नाबालिग शॉल ओढ़कर पुलिया से निकलते हुए दिखाई दी, जिसके बाद 7:45 के आसपास नाबालिग 200 मीटर दूर लहूलुहान हालत में मिली थी। इस बीच में एक बस उसी जगह पर रुकी थी, लेकिन उस बस से पहले नाबालिग पुलिया पर नजर आ रही है। घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस इस गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है कि 15 मिनट में 200 मीटर की दूरी पर ही बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ। वहीं अलवर कांड पर एसपी तेजस्विनी गौतम ने मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देकर रेप से इंकार किया। देखिए, अभी तक की मेडिकल रिपोर्ट से यही है कि जो दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और किसी भी तरीके का पेनिट्रेटिव असॉल्ट नहीं पाया गया है मेडिकल रिपोर्ट्स में। तो जिन धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज किया है वो सभी धाराएं वही हैं जो आपने शुरुआती दौर में रखी थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, गैंगरेप हुआ हो। तो देखिए, इस बाबत अभी भी अनुसंधान जारी है। मैं आपको अभी तक के जो फैक्ट्स हमारे पास आए हैं सिर्फ वही बता रहे हैं। मैडम, बीच में जो फुटेज अपने पास आए हैं कि ये लड़की जो गुम की है, वह इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के वार पलटवार जारी हैं। एक और जहां मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि दरिंदों को कोई तिलक नहीं लगा रहा, तो वहीं बीजेपी ने इस बयान पर आपत्ति जताई। संबित पात्रा ने कहा कि तिलक को रेप के साथ जोड़ना कहां की राजनीति है। सरकार की कोशिश है, पूरी सीसीटीवी फुटेज से सब जगह से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोषियों को शीघ्र पकड़ा जाए और उनको कठिन से कठिन कार्रवाई उनके खिलाफ की जाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आप सब लोगों के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगी हमारे समाज के सभी वर्गों से कि ये सब चीजें सिर्फ सरकार अकेली कोई कार्य नहीं कर सकती। इन घटनाओं को रोकने के लिए हमें कहीं न कहीं एक सामूहिक रूप से ये चीज मन में उठानी पड़ेगी हर व्यक्ति को, क्योंकि दरिंदे आपके और हमारे बीच में ही छुपे हुए हैं। दरिंदों के कोई तिलक नहीं लग रहा कि ये दरिंदा है। क्या पता कौन किस रूप में दरिंदा बन जाता है और अगले दिन पता चलता है कि दरिंदे ने बच्चियों के साथ ऐसा कर दिया। तो हम सब लोगों को भी अपने समाज में एक सकारात्मक माहौल, एक बच्चों के प्रति इज्जत, श्रद्धा और एक पारिवारिक माहौल बनाने के अंदर सबकी मदद की आवश्यकता है। राज्य सरकार की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मंत्री है ममता भूपेश जी। ममता भूपेश जी के बयान को हमने कल सुना और बड़ा आश्चर्य लगा 2 बातें सुनकर जो ममता भूपेश जी ने राज्य सरकार की तरफ से कहा। ममता भूपेश जी ने कहा सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, इसमें समाज को भी सामने आना होगा। सरकार अकेले गिरफ्तारी, अकेले रेप को रोकना, इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का काम सरकार अकेले नहीं कर सकती है।
ममता जी, आप तो खुद एक महिला हैं और इस प्रकार का स्टेटमेंट देना कि सरकार अकेले ये काम नहीं कर सकती है, समाज को ये काम करना होगा, मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं अपने जिम्मेदारी से अपने मुंह को मोड़ रही है, नंबर एक। नंबर दो, मुझे तो आश्चर्य हुआ, ममता जी ने तुरंत उसके बाद जो स्टेटमेंट दिया कि जो रेपिस्ट थे वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या? वो कोई तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाते कि ये रेपिस्ट है? क्यों? आपने एक धर्म विशेष के साथ रेपिस्टों को जोड़ना, एक तो आप अरेस्ट कर नहीं पा रहे हैं, दूसरा आप कह रही हैं कि ये तो अकेले समाज का, ये तो अकेले सरकार का काम नहीं, समाज का भी काम है। ऊपर से ये कहना कि रेपिस्ट तिलक लगा के आए थे क्या जो हम पहचान जाएं कि रेपिस्ट कौन है। ये तिलक को रेप के साथ जोड़ना, ये कहां की राजनीति है? बीकानेर एक्सप्रेस रेल हादसे में राजस्थान के 13 लोग घायल हुए हैं, जिसके बाद रेलवे के साथ ही राजस्थान सरकार ने भी आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल और ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने हादसे के शिकार लोगों से मुलाकात कर हालचाल जाना। गहलोत सरकार ने गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। बता दें, रेलवे ने सामान्य रूप से घायलों को 25,000 और गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। घायलों का जलपाईगुड़ी के ही अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। एक तरफ सरकार कोरोना गाइडलाइन की कड़ाई से पालना करवाने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश देती है, तो दूसरी तरफ प्रशासन की नाक के नीचे ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसा हुआ है भीलवाड़ा में। यहां गांव के धनोप गांव में धड़ा प्रतियोगिता हुई, जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसा लगा कि कोरोना को सब भूल गए, ना कोई मास्क ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रशासन किस कदर लापरवाह है। सैकड़ों लोगों की भीड़ इसे दिखाई नहीं देती। थानेदार रामपाल विश्नोई ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि यहां कुछ हुआ भी है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई जा रही तस्वीरें पुलिस प्रशासन की पोल खोलने के लिए काफी हैं। राजस्थान में कोरोना बेकाबू हो रहा है, ऐसे में ये लापरवाही जानलेवा नहीं तो और क्या है। आखिर कोई तो इसकी जिम्मेदारी लेगा, किसी को तो ये ड्यूटी दी गई होगी। इतने लोग एक जगह इकट्ठा कैसे हो गए? अब ये प्रशासन को बताना होगा कि कोरोना संक्रमण रोकने की सरकार की कोशिशों पर कौन ग्रहण बन रहा है। क्या इन तस्वीरों को देखने के बाद किसी अफसर पर एक्शन होगा? और रुक कर लेते हैं अगली खबर का। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू, हर रविवार वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस रविवार से वीकेंड कर्फ्यू की शुरुआत कर दी गई। शनिवार रात 11 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में लगातार कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। प्रदेश में वीकेंड कर्फ्यू कर दिया गया है, तो जन अनुशासन के नाम से ये वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया है। आपको बता दें, सभी बाजार कार्यस्थल पर वीकेंड कर्फ्यू को लागू किया गया है और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स पर वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा। तो विभिन्न गतिविधियां वीकेंड कर्फ्यू से मुक्त रहेंगी। और अब बात अजमेर की, जहां सेंट्रल जेल में मोबाइल का खेल जारी है। हाल ये है कि पिछले 2 महीने के दौरान 60 के करीब मोबाइल और प्रतिबंधित उपकरण तलाशी अभियान के दौरान जेल प्रशासन को मिले हैं। शुक्रवार को एक बार फिर तलाशी के दौरान एक कैदी कुलदीप के पास से मोबाइल फोन बरामद हुआ। जेल में लगातार चल रहे मोबाइल के खेल ने जेल सुरक्षा पर तो सवाल खड़े किए ही हैं, साथ ही जेल के अंदर से आपराधिक गिरोह संचालित होने की आशंकाओं को भी बल दिया है। जेल प्रशासन ने कैदी कुलदीप के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके आधार पर पुलिस अब तफ्तीश कर रही है। ये
केंद्रीय कारागार के अंदर वार्ड संख्या 10 में निरुद्ध बंदी, जिसका नाम है कुलदीप सिंह उर्फ केडी पुत्र अमर सिंह, जिसके पजामे के नाड़े के अंदर पॉलीथीन की थैली के अंदर एक टूटा हुआ सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड फ़ोन मिला, जो जेल के अंदर निषेध सामग्री मिलने पर जेल कार्मिकों द्वारा थाना सिवना इस पर प्रकरण दर्ज कराया गया है। और अब बात उदयपुर की, जहां हिरणमगरी में डेंटल कॉलेज के छात्र के किडनैपिंग का मामला सामने आया। पहले एक युवती से 2 युवकों के प्रेम प्रसंग से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। हालांकि हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस के मुताबिक दर्शन डेंटल कॉलेज लोयरा में प्रथम वर्ष के छात्र दौसा निवासी रोहित मीणा ने मामला दर्ज करवाया कि वो परीक्षा देने उमरडा स्थित सनराइज कॉलेज गया। जहां परीक्षा देकर बाहर निकला तो अनिल मीणा बात करने के बहाने स्कूटर पर बैठकर एक ढाबे पर ले गया। वहां किसी को फोन किया गया। रौनक मीणा कार लेकर आया। इसमें 4 लड़कियां पहले से बैठी थीं। फिर रोहित को जबरन कार में बैठाया गया और फिर कार को सुखेर हाईवे की तरफ ले जाया गया। बीच में जैसे ही ढाबे पर खाना खाने रुके, रोहित ने मौका देखकर अपने पिता और पुलिस कंट्रोल रूम को पूरी घटना की जानकारी दी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहाँ पे उसको रौनक ने उसको ज़बरदस्ती कार में बैठाया और कार में बैठाने के बाद उसको लेते हुए सूखे के तले बीच में प्रातिक ने रिपोर्ट दी भाई मेरे को पिस्तौल दिखाई, डराया धमकाया, बोला कि तुझे आगरा लेके जाएंगे। फिर उसको रास्ते से सुकेर सर्कल में तुलसी रेस्टोरेंट है जहाँ उसको ले जाके ड्रॉप किया और वहाँ से वो चंगुल से छोड़ के फिर उसने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस का जाब्ता किया, वो लोग भाग गए। और अब बात राजस्थान में मकर संक्रांति के धूम की। शहर शहर मकर संक्रांति पर्व पर दान पुण्य और पतंगबाजी का दौर जारी रहा। स्क्रीन पर आपको 4 तस्वीरें दिखाएंगे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। तो आप 4 तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर बीकानेर की, जहां सुबह लोग मंदिरों में पहुंचे, पूजा अर्चना की, उसके बाद दान पुण्य किया और अपने परिवार की बेटियों के घरों में घेवर के साथ तिलक से बनी वस्तुएं भेजी। दूसरी तस्वीर उदयपुर की, मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही प्रवेश दिया गया। वहीं तीसरी तस्वीर कोटा की है, जहां पतंगबाजों का उत्साह परवान चढ़ते नजर आया और लोगों ने अपने परिवार और फ्रेंड्स के साथ पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। और चौथी तस्वीर सिरोही की, जहां पूरे शहर में हर्षोल्लास के साथ त्योहार मनाया गया। घर पर लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाते नजर आए। संक्रांति पर क्या आम क्या खास, पतंगबाजी का जुनून सबके सिर चढ़कर बोलता है। शायद यही वजह है कि संक्रांति के मौके पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने भी पतंग उड़ाई और सियासी आसमान में एक दूसरे की पतंग काटने का दावा किया। संक्रांति के मौके पर आम लोग जहां एक दूसरे की पतंग काटने में व्यस्त रहते हैं, वहीं सियासी लोग पतंगों की जंग में विरोधियों की पतंग काटने की जुगत में लगे रहते हैं। सियासी आसमान में पतंग के नाम पर एक दूसरे पर वार पलटवार की हर बात बताएंगे आपको। उससे पहले इन नेताओं की पतंगबाजी तो देख लीजिए। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि 3 नेताजी पतंगबाजी का लुत्फ उठा रहे हैं। पहली तस्वीर खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की है, जो जयपुर में पतंगबाजी के मजे ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी विधायक बदन दिलावर की है, जो कोटा में मोदी पतंग उड़ाने में व्यस्त हैं। और तीसरी तस्वीर बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी की है, जो जयपुर में ही कुर्सी पर बड़े आराम से अपने परिवार वालों को पतंग उड़ाते देख रहे हैं। पतंगबाजी तो देख लिया आपने, अब आप इनके वो दावे सुनिए जो इन्होंने संक्रांति के अवसर पर किए हैं। सबसे पहले बात खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास की, जिन्होंने एक ही सुर में सबको संक्रांति की शुभकामनाएं देने के साथ साथ
अलवर दुष्कर्म केस के आरोपियों को कहीं से भी पकड़ लाने का दावा किया है। मैं सबको, पूरे देश प्रदेश के लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और भरोसा करता हूं कि सूरज भगवान नई रोशनी लेकर आएंगे। कोरोना से देश को, प्रदेश को, दुनिया को मुक्ति मिले, हमारा राजस्थान तरक्की करें। जो ऐसे वैसी दरिंदे हैं जिन्होंने आंदोलन की घटना को अंजाम दिया है, वो जलकर राख हो जाए। ऐसे लोगों की सोच मर जाए। जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो गुफा में घुस जाए, पाताल में घुस जाए, पकड़ के लाएंगे, ठोक के मारेंगे, ऐसी सजा देंगे कि जिंदगी में याद रखेंगे ये लोग। जयपुर में ही अपनों को पतंगबाजी का लुत्फ उठाते देखने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सियासत भी पतंगबाजी की तरह है। हवा साथ हो तो फिर ऊंची उड़ान होती है और अगर हवा बंद हो जाए तो फिर जमीन पर आते देर नहीं लगती। नेताओं की जिंदगी और पतंग की जिंदगी में बहुत मेल है। जब हवा चलती है तो नेताओं की पतंग ऊपर चली जाती है और जब हवा नहीं चलती है तो कट जाती है। इसलिए पतंग का उड़ना और कटना और नेताओं का जीतना और हारना, ये पतंग की प्रक्रिया का ही अंग है। घनश्याम तिवाड़ी ने पतंग और सियासत की फिलॉसफी बताने की कोशिश की तो कोटा में पतंगबाजी कर रहे बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार कर दिया कि यूपी में तो सिर्फ योगी और मोदी की पतंग ही उड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी की पतंग है, मेरी पतंग है, माननीय मोदी जी की पतंग है। निरंतर ऊंचाइयों को छू रही है, छूती रहेगी। वहाँ योगी जी और मोदी जी की पतंग चलने वाली है। सारी पतंगें कटने वाली है, चाहे कुछ भी लोग अनुमान लगाएं। मोदी जी जिस प्रकार से शासन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस प्रकार से देश में माननीय मोदी जी शासन दे रहे हैं, आज तक मैं कहता हूँ, मान सकता हूँ कि किसी ने भी ऐसा शासन नहीं दिया है। अब बीजेपी विधायक ने दावा किया तो फिर कांग्रेसी नेता कहां पीछे रहते। उनकी तरफ से खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि बीजेपी की झूठ की पतंग ज्यादा नहीं उड़ने वाली। यूपी में जैसे लोग छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, ये बीजेपी की असलियत सामने आ रही है। हमारा काम बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है, ये तय बात है। पतंग एक उम्मीद की तरह है जो हवा के साथ परवान चढ़ती है। सियासत भी ठीक वैसी ही है जो जनता के मूड के भरोसे आबाद होती है। अब देखना ये है कि किसके अरमानों की पतंग सियासी आसमान में ऊंची उड़ान भरती है और किसकी पतंग कटकर कितनी दूर जाती है। कोटा से ओम प्रकाश मारू के साथ, जयपुर से सचिन के साथ बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। जयपुर के मौसम केंद्र को देश भर में बेस्ट मौसम केंद्र का अवार्ड मिला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में यह अवार्ड दिया गया। जयपुर मौसम केंद्र को सटीक मौसम पूर्वानुमान और नए नवाचार करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जनता के साथ प्रशासन के लिए भी फायदेमंद। प्रदेश में 9 कृषि मौसम सेवा का संचालन। खेती को फायदा, समय से पहले आपदा की सूचना। मौसम का सटीक अनुमान लगाने वाले जयपुर मौसम केंद्र को मिला है ये प्रतिष्ठित सम्मान। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 147वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में जयपुर के मौसम केंद्र ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की। आपको बता दें कि साल 2021 में जयपुर मौसम केंद्र ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें शामिल हैं 12 चित्तौड़गढ़, धौलपुर समेत प्रदेश में 9 कृषि विज्ञान केंद्रों में स्वचालित मौसम केंद्रों की स्थापना करना, कृषि मौसम सेवा के तहत ब्लॉक स्तरीय सेवाएं विकसित करना, कृषि मौसम एडवाइजरी को कृषि विभाग की वेबसाइट से लिंक करना शामिल हैं। मौसम और जलवायु से संबंधित बेहतरीन सर्विस देने के लिए मौसम केंद्र जयपुर को ऑल इंडिया लेवल के सभी मेट सेंटर्स में बेस्ट मेट सेंटर का अवार्ड दिया गया है। और यदि बात करें स्पेशली वेदर फोरकास्ट की, तो चाहे वो साइक्लोन ताउते की बात हो मई में जो 2021 में आया था, चाहे मानसून सीजन में हेवी रेनफॉल स्पेल जो साउथ ईस्ट कोटा डिवीजन में हुआ था। इसके अलावा यदि विंटर सीजन में यदि बात करें, फिलहाल जनवरी के महीने में भी जो एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो रहा था,
या दिसंबर के महीने में भी 1-2 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से अच्छी बारिश राजस्थान में हुई थी। तो कुल मिलाकर वर्ष 2021 में बेहतर मौसम और जलवायु सेवाएं प्रदान करने के लिए मौसम केंद्र जयपुर को बेस्ट एमसी का अवार्ड दिया गया। मौसम केंद्र जयपुर मौसम विज्ञान विषय पर अनुसंधान और अन्य तकनीकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के सतत प्रयास में लगा हुआ है। इसके लिए राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ और मौसम केंद्र जयपुर के बीच एक MOU भी साइन किया गया है। आम लोगों के लिए मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए मौसम केंद्र सोशल मीडिया का भी उपयोग कर रहा है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मौसम से जुड़ी विभिन्न चेतावनियां और अलर्ट साझा किए जा रहे हैं। कि पिछले वर्ष 2021 में कृषि मौसम सेवाओं को भी बेहतर करने के लिए मौसम केंद्र जयपुर ने ब्लॉक स्तर पर वैल्यू एडेड ब्लॉक लेवल फोरकास्ट जारी करना हमने शुरू किया है। ये मेथडोलॉजी MC जयपुर में हमने डेवलप की है और फिलहाल जून 2021 से लगातार प्रतिदिन हम लोग जो है वो ब्लॉक स्तर पे फोरकास्ट जो है वो जारी कर रहे हैं। हाल के समय में राजस्थान में मौसमी गतिविधियों को लेकर मौसम विभाग का फोरकास्ट ज्यादातर सटीक रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के लगातार अपग्रेड होने के कारण इसका फायदा सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है। आंधी, तूफान, बारिश, सर्दी और गर्मी से जुड़ी मौसमी पूर्वानुमान के सटीक होने से आम लोगों के साथ ही प्रशासन के लिए भी ये फायदेमंद साबित हो रहा है। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। और अब बात सवाई माधोपुर की, जहां रिहायशी इलाके में भालू के आ जाने से अचानक हड़कंप मच गया। दरअसल एक भालू रणथंभौर के जंगलों से निकलकर श्याम वाटिका में आबादी क्षेत्र में आ गया। इस दौरान भालू काफी देर तक आबादी क्षेत्र में घूमता रहा। इस दौरान कुछ युवाओं ने हिम्मत जुटाकर भालू को भगाया, तब जाकर कहीं लोगों ने राहत की सांस ली। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक